आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले उस खबर से जो देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। लाखों छात्रों और युवाओं से हुए धोखे की, जिसके खिलाफ जी मीडिया ने मुहिम छेड़ी है और इस मुद्दे से जुड़ी हर खबर को हमने सबसे पहले प्रमुखता से दिखाया, छात्रों की आवाज को सुनाया। नीट कांड पर जी मीडिया के खुलासे के बाद अब समूचे देश में घमासान मचा हुआ है। ये केस डायरी जो है इसमें 150424 पेज दिखाना चाहता हूं। आज हम आपको उस जांच रिपोर्ट के हर पन्ने की जानकारी देंगे और बताएंगे कैसे नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। नीट कांड के तार बिहार से जुड़ने के बाद जी मीडिया के बिहार संवाददाता प्रशांत झा ने इस केस की परत दर परत जांच शुरू की। जी मीडिया के इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान और क्या क्या खुलासे हुए, जानने के लिए देखिए सबसे पहले यह रिपोर्ट। एनटीए जो एक भ्रष्ट एजेंसी हो गई है, उसको उसकी वैधता को रद्द किया जाए। अगर इस्तीफा नहीं होता है, इसी तरह प्रदर्शन चलता रहेगा। सड़क अपनाने का प्रयास ये है कि अब बस हद से बाहर बात हो गई है। नीट परीक्षा को लेकर जो भीषण गड़बड़ी हुई, देश के लाखों छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, इसकी जानकारी जी न्यूज लगातार आपको देता आया है। और आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो और भी बेहद हैरान करने वाला है। जी न्यूज ने तो पहले ही नीट में पेपर लीक के सबूत दिखा दिए थे, मगर आज ईओयू की जांच रिपोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है। ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की 70 पेज की रिपोर्ट में इस बात की साफ जानकारी है कि पटना में नीट का पेपर लीक हुआ और इसमें पूरा का पूरा गिरोह शामिल था। संजीव मुखिया, जिसका नाम संजीव कुमार है, इस पूरे कांड का सबसे बड़ा मुख्य सरगना है। ये मास्टरमाइंड है और इसके मास्टरमाइंड में और वहां जितने लोग हैं, जिसमें चिंटू हैं, पिंटू हैं, अमित आनंद हैं, नीतीश कुमार हैं, ये सारे लोग हैं। जी न्यूज के पास 72 पन्नों की वो रिपोर्ट भी है जिसे ईओयू ने तैयार किया है। पेपर लीक की इस केस डायरी में इस बात का भी जिक्र है कि नीट का पेपर किसके मोबाइल पर आया। साथ ही ये भी लिखा गया है कि 5 मई 2024 को यह पेपर मोबाइल पर भेजा गया था और इस पूरे पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी संजीव कुमार है। ये सबूत बताते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के सबूत हैं। इस पे लिखा हुआ है, अन्वेषण का अभिलेख है ये। इस पर लिखा हुआ है कि ये जो मोबाइल के व्हाट्सएप पर 5/5/2024 को नीट 2024 का प्रश्न पत्र और उत्तर सहित आया। देखिए इस पे ये लिखा हुआ है। आप समझ लीजिए कि इतनी बड़े ये सबूत है, इतना बड़ा सबूत है ये, और इस सबूत को देख करके भी अनदेखा किया जा रहा है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों को पटना सिविल कोर्ट से झटका लगा है। आरोपियों की जमानत याचिका पर अब 25 जून को सुनवाई होगी। सभी आरोपियों की जमानत पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। अब इस केस में अपडेट डायरी आने पर सुनवाई होगी। इस मामले में 13 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी थी। वहीं इस केस के फरार मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ने भी जमानत की अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने इस मामले में गेस्ट हाउस की डायरी भी मांगी है। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि पेपर लीक के मामले में अब तक कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने लोगों से पूछताछ हुई और किन किन छात्रों को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया।
जब कार्रवाई हुई तो इतने सारे लोग पकड़े गए। ये चिंटू कौन है? इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें और कई 6 छात्र जिनको नोटिस दिया है आर्थिक अपराध इकाई ने, उनके नाम हैं। उनके नाम को चूंकि एक सुरक्षित कारणों से हम नहीं बता सकते हैं, उन तमाम के नाम हैं। बताया गया कि जिन छात्रों को पेपर लीक किया गया उनमें महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के छात्र थे और इन छात्रों को एक इमारत में बुलाकर पूरी रात OMR शीट पर पेपर याद कराया गया था और फिर इस गैंग ने इन छात्रों को एग्जाम सेंटर तक अपनी ही गाड़ी से पहुंचाया भी। इसमें महाराष्ट्र के भी छात्र थे, इसमें उत्तर प्रदेश के भी छात्र बुलाए गए थे, इसमें बिहार के विभिन्न इलाकों से छात्र बुलाए गए थे और इन तमाम छात्रों को जो खेमनी चेक है, जो उस इलाके में एक बिल्डिंग में उस तमाम लोगों को पूरी रात वो क्वेश्चन पेपर OMR शीट पर उसको याद कराया गया था। आर्थिक अपराध इकाई ने जो पुलिस डायरी तैयार की है उससे साफ है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। पुलिस रिमांड में गिरफ्तार 12 आरोपियों से पूछताछ में नीट का पेपर लीक होने के सबूत मिले हैं। केस डायरी में साफ है कि पेपर लीक किए गए। रिमांड पर लिए गए सारे आरोपियों ने कबूल किया कि पेपर लीक हुए हैं। पेपर को आरोपी नीतीश और अमित के मोबाइल पर लाया गया था। यह भी पता चला है कि अंशुमन यादव के अलावा महाराष्ट्र के लड़के को भी पेपर रटाया गया था। प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। अब हम बात करेंगे 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद आए उस ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसे बीजेपी की स्पेशल 80 की टीम के कुछ सदस्यों ने भेज दिया है। रिपोर्ट के अंदर हार की वो वजह क्या क्या है, जी मीडिया के पास अंदर की खबर भी है जो बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारणों की तलाश तीसरी रिपोर्ट तक पहुंच चुकी है। अभी हार की फाइनल रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन हार की वजह की तलाश में जुटी बीजेपी के स्पेशल 80 की टीम ने जिन बड़े मुद्दों को सामने रखा है उसकी जानकारी जी न्यूज के हाथ लग चुकी है। बीजेपी की स्पेशल 80 की टीम के सदस्यों ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक यूपी में हार की क्या बड़ी वजह रही, उसकी लिस्ट आपके सामने रखते हैं। पहली वजह, पार्टी के भीतर आपसी कलह। दूसरी वजह, विधायकों सांसदों में विवाद। तीसरी वजह, आपसी लड़ाई से बिगड़ा खेल। चौथी वजह, छोटे कार्यकर्ताओं की अनदेखी। पांचवी वजह, डमी कैंडिडेट से नुकसान। लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी क्यों हारी, इसको लेकर लगातार बीजेपी की टीम समीक्षा कर रही है। इसी वजह से अब तमाम जो कारण सामने आ रहे हैं उसमें यह साफ हो चुका है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और स्थानीय विधायक और पूर्व सांसदों के बीच हुई तनातनी की वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है। हालांकि जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय स्तर पर किसी को भी न तो बीजेपी से और न ही पीएम मोदी या सीएम योगी से कोई दिक्कत थी। अंदर की खबर यह है कि प्रत्याशियों से मतदाता काफी नाराज थे, जबकि सूत्रों के मुताबिक पन्ना प्रमुखों की नाराजगी से भी बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। कहा जा रहा है कि पन्ना प्रमुख अपना वोट देने के लिए तो घर से निकले, लेकिन वो आम लोगों को वोटिंग के लिए घर से नहीं निकाल पाए। रायबरेली, फतेहपुर समेत करीब 1 दर्जन सीट पर लोकल विधायक इतने नाराज थे कि प्रत्याशियों के लिए प्रचार ही नहीं किया। रायबरेली में अदिति सिंह एक दिन भी दिनेश प्रताप के समर्थन में नहीं दिखी। गुटबाजी का आलम यह है कि समीक्षा बैठक के दौरान भी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये वीडियो सिद्धार्थनगर का है, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात मुंह से चले। इससे पहले यूपी में हार पर बीजेपी की 2 रिपोर्ट आ चुकी हैं, जिसमें भितरघात, उम्मीदवारों का ओवर कॉन्फिडेंस, मोदी योगी के चेहरे के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की बात सामने आई थी। जबकि मंडल स्तर की रिपोर्ट में भी आपसी गुटबाजी का जिक्र किया गया है। साथ ही संगठन और सांसदों के बीच प्रचार में तालमेल न होने की बात कही गई। ये बात भी सामने आ चुकी है कि कई प्रत्याशी मोदी योगी के भरोसे प्रचार में जमीनी स्तर पर उतरे ही नहीं। भयंकर गर्मी के बीच वो सिर्फ बड़ी जगहों पर जनसभा और रैलियों से ही माहौल बनाते रहे। हालांकि अभी किसी भी फैसले पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि तीनों रिपोर्ट को मिलाकर एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी, वही बीजेपी के खराब प्रदर्शन की असल रिपोर्ट होगी। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।
बीते 72 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों से पशु तस्करी की खबरें और तस्वीरें सामने आई, जिसमें कई जगहों पर गौवंश की तस्करी के भी आरोप लगे। इतना ही नहीं, इससे जुड़े वीडियोस को भी सर्कुलेट कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। क्या हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन घटनाओं के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। हालांकि पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कार्रवाई कर रही है। हिमाचल के नाहल में बवाल, राजस्थान के पाली में हंगामा, एमपी के सिवनी और इंदौर में आक्रोश। ये देश के 4 अलग अलग शहरों की तस्वीर है, जहां गोवंश से जुड़ी घटना के बाद भारी तनाव है। राजस्थान के पाली में बीती रात लोगों का गुस्सा फूटा। दरअसल यहां कई मवेशियों के सिर कटे अवशेष मिलने के बाद स्थानीय लोग भड़क गए। आरोप लगे कि ये अवशेष गोवंश के थे, जो बकरीद के बाद खुले में फेंक दिए गए थे। गुस्साए लोगों ने जोधपुर जयपुर सड़क को 3 घंटे तक जाम कर नारेबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि फिलहाल गोवंश की पुष्टि नहीं है। ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि मवेशियों के अवशेष किस जानवर के हैं। ऐसे ही मुद्दे पर व्यापारियों की नाराजगी सामने आई, जिसके बाद बाजार में इकट्ठा भीड़ ने एक दुकान का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। दरअसल ये सारा बवाल एक व्हाट्सएप स्टेटस के बाद मचा, जिसमें बकरीद के मौके पर गोवंश की बलि चढ़ाते हुए एक वीडियो अपलोड किया गया था। देखते ही देखते ये वीडियो पूरे नाहन में वायरल हो गया और गो हत्या के मुद्दे पर भारी बवाल शुरू हो गया। हिंदू भावनाओं को भड़काया है, तो उससे हिंदू तो हमारे भड़कते ही है, क्योंकि ये चीज़ हिमाचल में नहीं चलती है। हिमाचल एक बड़ा ही शांति वातावरण वाला प्रदेश है और चीज़ हिंदू संगठन को भड़काया गया, जिसकी वजह से फिर इनका जो भी नुकसान हुआ उसके लिए खुद ही उत्तरदायी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाला शख्स उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है और हिमाचल का माहौल खराब करने के लिए गोकशी से जुड़ी तस्वीर को वायरल किया गया। हाँ, कुछ ये बाहर के जो शरारती तत्व है, जिनकी मानसिकता इस तरह की हो चुकी है, जो विकृत कार्य कर रहे हैं, उनकी वजह से शहर का माहौल खराब हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों से ऐसी खबर आई। इंदौर के शिव मंदिर में मांस का टुकड़ा मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस की जांच में आवारा पशु द्वारा मांस के टुकड़े को मंदिर परिसर में लाए जाने की बात कही गई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जारी की गई है। ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया था। जिस प्रकार का वायरल वीडियो या झूठी अफवाह सोशल मीडिया या न्यूज चैनलों द्वारा बताई गई थी, तो इसमें एक स्वान द्वारा एक घटना कारित की गई थी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी से बेहद ही सनसनीखेज तस्वीर आई। यहाँ नदी किनारे एक साथ 50 से अधिक मवेशी के अवशेष मिले, जिससे आसपास सनसनी फैल गई है। इन सभी मवेशियों के सिर काटने की बात सामने आ रही है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन इन अवशेषों की जांच में जुट गई। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के डीएम और पुलिस कप्तान हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के मंडला में गोमांस के मामले पर बड़ा हंगामा हुआ था, जिसके बाद हुई जांच में पुलिस ने आरोपी के घर में रेफ्रिजरेटर से बड़ी मात्रा में गोमांस भी जब्त किया था। साथ ही आरोपी के घर के पीछे बंधी 150 जिंदा गाय भी बरामद की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला दिया गया था। मगर अब एक बार फिर एमपी के 2 हिस्सों से ऐसी खबरें और तस्वीरें आने से फिर तनाव के हालात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां वक्त है ब्रेक का।